कहते हैं आदि है अंत है, शिव ही अनंत है, समय है काल है, शिव ही महाकाल हैं। बम बम भोले के जयकारों के बीच आज अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ तो जम्मू कश्मीर से तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हैं आस्था की, भक्ति की, उत्साह की। अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में बम बम भोले का जय घोष आपको सुनाई देगा। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुर्गम पहाड़ियां, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता संकरा रास्ता मार्ग होने के बावजूद भक्तों का जोश आया है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े, खच्चर, डोली का सहारा लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लगातार आतुर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबके बीच में सब भक्तों में उत्साह जस का तस है। हर किसी की आंखों में बस बाबा बर्फानी के मिलन की आशा की किरण है। हजारों हजार साल से भोले के भक्त बाबा बर्फानी के स्वयं शंभु स्वरूप का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा अपने भक्तों को भव्य दिव्य दर्शन देकर उनकी यात्रा को सफल भी बनाते हैं। तो अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा चक्र बनाया गया है। और देखिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात हैं। सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स लगा दिए गए हैं। अब कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बाबा बर्फानी का दरबार सज चुका है। आज सुबह अमरनाथ गुफा में मंगला आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के इसी दिव्य दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था चल पड़ा है। आज सुबह हर हर महादेव के जय घोष के साथ तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के नुनवान बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मैं इस वक्त जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं और यहीं से ही जो है लोगों को पैदल जाने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उन्होंने किया। आप सीधे तस्वीरों में सबसे पहले देखिए, पहले दर्शन अमरनाथ के आप यहां से कर सकते हैं। यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर पवित्र अमरनाथ की गुफा है और ये पूरी घाटी जो है ये अमरनाथ घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक तरीके का अमृत बरसता है। लोगों में इस तरीके की मान्यता है और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो बालटाल रूट से और इसके साथ साथ पहलगाम रूट से दोनों रास्तों से लोग जो हैं भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। नीचे की तस्वीर आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो खच्चर यहां हैं इनकी संख्या देख करके आप पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी संख्या में लोग यहां आए हुए हैं और उसके बाद इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। पहला जत्था जो है वो पहुंचा हुआ है, उनके द्वारा यहां पर दर्शन किया जा रहा है। 2 रास्तों का इस वक्त लोगों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से एक पैदल रास्ता निकाला गया है। दूसरा रास्ता जो है वो खच्चर और घोड़े के जरिए जो लोग आते हैं उनको जो है दूसरे रास्ते के जरिए भेजा जा रहा है। तो ये लगातार यहाँ पर पवित्र अमरनाथ गुफा के यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और ये सामने जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ये पवित्र अमरनाथ गुफा है और यहाँ पर भारी संख्या में इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक बालटाल और दूसरा पहलगाम। बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, जबकि पहलगाम के रास्ते करीब 48 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इन दोनों ही रूटों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम हैं। दोनों ही यात्रा रूट को नो फ्लाई जोन घोषित किया जा चुका है। यात्रा मार्गों पर करीब 700 हाई डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एफआरएस का इस्तेमाल जारी है। यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों की तस्वीरें ली जा रही हैं। कुछ दिन पहले एफआरएस तकनीक की मदद से 2 संदिग्धों को भी पकड़ा गया था जो आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे।
फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में सक्रिय आतंकवादियों और उनके मददगारों की तस्वीरें फीड की गई हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कैमरे की नजर में आता है तो निगरानी केंद्र में तुरंत अलार्म बज उठता है, जिससे समय रहते सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस तरह ये सिस्टम चेहरे की पहचान कर संदिग्धों को पकड़वाता है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाता है। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चेहरा पहचानने वाला ये सिस्टम लगाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने चंदनवाड़ी रोड पर स्पेशल नाका लगाया हुआ है, जहां तीर्थयात्रियों के लिए RFID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस कार्ड से यात्रियों की पहचान की जाती है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं है। RFID जो कि एक स्पेशल कार्ड रहता है, स्मार्ट कार्ड, उसमें जो भी यात्री है एक तो उसकी पर्सनल डिटेल्स और उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो आज जहां पे मैं खड़ा हूं ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है चंदनवाड़ी से पहले। चंदनवाड़ी जो आखिरी बड़ा बेस कैंप है और उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे सुबह से ही जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, एक एक यात्री का RFID चेक किया जा रहा है। और ये जो पहाड़ बहुत खूबसूरत आप देख रहे होंगे, पहलगाम के नज़ारे हैं, लेकिन खूबसूरती जहाँ होती है आसपास खतरा बना रहता है, जो हमने 22 अप्रैल को भी देखा। तो उसके लिए इन सारे पहाड़ों पर एरियल सर्वेलेंस है, जिसको आप कहेंगे बर्ड्स आई व्यू रखा हुआ है, और सभी बेल्ट फोर्सेस इसमें साथ हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो भी कर सकते थे सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। यात्रा के दौरान CAPF की कुल 581 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसमें करीब 42,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के जवान शामिल हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाने के लिए पूरे रूट पर जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। CCTV और ड्रोन से नजर रखने के अलावा डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा रूट पर परिंदा भी पर नहीं मार सके। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह और पहलगाम से मीर फरीद के साथ पर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे तमाम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम तो कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके साथ ही तीर्थयात्रियों से ये अपील की है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो तारीख उन्हें दी गई है उसी के मुताबिक यात्रा करें, उसके पहले नहीं। मेजर कंपोनेंट था, उसका ध्यान रखते हुए स्टैगर करके छोड़ा गया है। और बाकी सिक्योरिटी जो रूट से लेकर कैंपिंग साइट्स इन अप टू होली के पूरा ऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। इन एडिशन जो हमने रिजेस है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी यात्रा एक सुरक्षित माहौल में हम कंडक्ट करवा पाएँ। और इससे ज़्यादा अहम है कि इन यात्रियों को गाइड भी किया जाए। ये बहुत जल्दी में आते हैं, कट ऑफ टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। जिसकी 15 या 20 की डेट है वो भी आ रहे हैं। तो जो लोग, जिन लोगों की डेट बाद की, वो पहले मत आएँ, और जो पहले आ चुके हैं हम उनको वापस कर रहे हैं। इसलिए क्यों कि उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो डेट ऑफ दर्शन थी वो बाद की है, तो उससे क्या होता है कि कंजेशन हो जाती है। हर एक चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी है, उसको ध्यान रखते हुए हमारी आप सभी से अपील है कि प्लीज़ आपकी जो डेट फिक्स हुई है उसी पे आइए, और इससे अननेसेसरी प्रेशर बढ़ता है और अल्टीमेटली यात्रियों का ही नुकसान होता है। रेस्ट ऑल फोर्सेज आर ऑन ग्राउंड, वी विल इंश्योर कि यात्रा सेफ तरीके से हो जाए। तो चलिए अब एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा चक्र के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, दरअसल अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और ये यात्रा 9 अगस्त तक चलने वाली है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस साल यात्रा के लिए 3,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए, इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यात्रा के दौरान CAPF की कुल 581 कंपनियों को तैनात किया है। इसमें करीब 42,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनमें CRPF, BSF, CISF और ITBP और SSB के जवान शामिल हैं। इसके अलावा आतंकी खतरों को रोकने के लिए यात्रा मार्ग पर FRS यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी मदद से आतंकवादियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरों को सिस्टम के डेटाबेस में अपलोड कर दिया गया है। अब इस यात्रा में सुरक्षा का अभेद घेरा बनाया गया है, जिसमें पूरे रूट में जवान तैनात होंगे। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर CCTV और ड्रोन से भी नजर रखने का पूरा प्लान है। वाटर विंग, महिला कमांडोज, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही पहलगाम और बालटाल रूट पर कुल मिलाकर
54 माउंटेन रेस्क्यू टीम, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। अब देखिए, मकसद इसके साथ यही है कि अगर अमरनाथ यात्रा रूट पर किसी भी तरीके से डिजास्टर की स्थिति पैदा हो जाती है तो यात्रियों को पूरी तरीके से बचाया जा सके। इसी वजह से दोनों रूट्स पर माउंटेन रेस्क्यू टीम्स को तैनात कर दिया गया है। बाबा भोलेनाथ के दिव्य दर्शन के लिए यात्रा मार्ग पर भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए कठिन मार्ग पर बाबा की भक्ति में डूबकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको यात्रा मार्ग की अब ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके जत्थे के साथ मौजूद है और आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रास्तों में, मैंने भी जो बालटाल से रास्ता है वो करीब 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अमरनाथ गुफा तक, वहां की लगभग आधी यात्रा हमने पूरी कर ली है और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीच बीच रास्ते में जो बालटाल से कठिन रास्ता ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये लोग बम बम बोले का नारा लगाते हुए यहाँ से जयकारा लगातार लगा रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ऐसे ही रास्ता इनका कटता जाएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने देखा कि कई जगहों पर प्राकृतिक दिक्कत भी है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पर कई दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए ऐसे झरने भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जिनको कि ले करके लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं इन झरनों के आसपास तस्वीरें भी खिंचाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है अब बराड़ी टॉप से आगे संगम की तरफ जो जाता है वहां की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साधु महात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, वो तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके अंदर एक तरीके का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से हर एक जगह ऐसे लंगर की भी व्यवस्था की गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जो इनकी कमेटियां हैं उनकी तरफ से लंगर यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं इस तरीके से लंगर में खाना खाते हैं। निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर इनको दी जाती है। जी आपने यहाँ पर लंगर लगाया। जय बोले कि हमारा शिव शक्ति लंगर कमेटी की तरफ से 33वां लंगर चल रहा है। 33 साल से भोले की कृपा से हम लोग भोले के चरणों में सेवा करते आके। इस तरीके की तस्वीरें इस पूरे रास्ते में दिखाई पड़ेंगी जहां भक्तों का रेला जो है वो अमरनाथ गुफा की तरफ पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं यहां पर लंगर लगा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो एक ये बड़ी तस्वीर है और लगातार जो है इस पूरे अमरनाथ यात्रा का जो पूरा पहला जत्था यहां से जा रहा है वो भी आगे की तरफ पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा। पंजाब से, अमृतसर पंजाब। आप कहाँ से? अमृतसर। ओके। तो पूरे रास्ते में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रियों का पूरा जो चहल पहल है वो पूरी दिखाई पड़ रही है और तस्वीरें ये बताती हैं कि इस बार किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ हर एक जगह चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ रही है। अमरनाथ गुफा के यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और ये सामने जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ये पवित्र अमरनाथ गुफा है और यहाँ पर भारी संख्या में इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं। आज पहला जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद लोग जो है यहाँ जो एक्सेस पॉइंट है उसके आगे से जा करके पैदल यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद उनको दर्शन करने की यहाँ पर अनुमति मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन रखा गया है क्योंकि जिस तरीके का खतरा है उसके हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बड़ा कदम बढ़ाया गया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह तय किया कि इस बार इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो लोग इस बार जो है वो खच्चर के जरिए या फिर जो पैदल या फिर उसके साथ साथ पालकी के जरिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए पीछे की तरफ कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं खच्चर के जरिए अभी भी यहाँ पर सामने की तरफ आ रहे हैं और ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहाँ से आए? बालटाल, नागपुर से आए हैं।
यहाँ से गुफा मात्र 1 किलोमीटर दूर है। आप लोग एकदम गुफा के नजदीक है। एक तरीके का यह कहा जाता है कि यहाँ पर अमृत तो बरस रहा है। 100% करेक्ट। जय बोले। जय बोले। आप बताइए कि आप कहाँ से आए हो? हम डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से आए हैं। तो 38 दिनों तक चलने वाले आस्था के महामेले का शुभारंभ बालटाल से हो चुका है। बम बम भोले हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है, जो देवों के देव महादेव के हिम स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। आखिर भगवान शिव के हिम स्वरूप का रहस्य क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं। ये कहानी है देवादिदेव महादेव के आश्चर्य कर देने वाले उस स्वरूप की जो कल्पनाओं से परे है, जिनकी महिमा तर्कों और तथ्यों से परिभाषित नहीं हो सकती। महासागर की गहराइयों से गहरा जिनका रहस्य है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आस्था भक्त के केंद्र अमरनाथ धाम यात्रा की महिमा अपरंपार है। धरती के इसी छोर पर भगवान शंकर हिमलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में नीलकंठ भगवान शंकर का हिमधाम है। इस बार पवित्र गुफा में 7 फीट के पवित्र हिमलिंग का निर्माण हुआ है। लिहाजा श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है यही वो तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान हैं। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को मोक्ष के मार्ग का दर्जा हासिल है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बालटाल से गुफा मंदिर तक का रास्ता सबसे छोटा रास्ता है, जो 14 किलोमीटर का है, जो काफी मुश्किलों से भरा है। जबकि बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने का सबसे पुराना रास्ता पहलगाम से होकर जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 48 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के रास्ते से ही अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। इस रास्ते के हर पड़ाव का धार्मिक महत्व है। इसका पहला पड़ाव चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था। चंदनवाड़ी के बाद अगला पड़ाव है पिस्सू टॉप। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे महागुण पर्वत है, जहाँ के लिए मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी और पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मौजूद है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना रह नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा में आम लोग ही नहीं बल्कि खास हस्तियां भी भाग ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस तीर्थ यात्रा में निकली हैं और शोभा करंदलाजे ने आज सुबह बालटाल बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। आम लोगों की तरह वो पैदल ही इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इस तीर्थ यात्रा में शामिल होती रही हैं और महादेव से देश दुनिया की खुशहाली की वो कामना भी करती रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तीर्थ यात्रा की, जहां पर आम और खास हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। आज हम सब
इतना भीड़ है इधर, सब मिलके अमरनाथ भोलेनाथ को देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सदियों से हमारा परंपरा रहा, यही समय में अमरनाथ का शिवलिंग बने। पूरा देश से, विश्व से, मैंने कल देख रही थी हमारे होटल में, बाहर देश से बहुत लोग हैं, ऐसे विश्व का लोग आए भगवान को देखे। हम सबको भगवान आशीर्वाद करे। अभी बहुत अच्छा माहौल भी है, वेदर भी अच्छा है, एंड ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है। पहले मैं बहुत बार आ गई हूँ, ये रास्ता में सड़क ही नहीं था, अभी डबल सड़क हुआ है, सोनमार्ग का टनल रोड बना है। लोग अच्छे फील कर रहे हैं क्योंकि विकास का कार्यक्रम इधर भी हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं। कश्मीर में शांति बनी है, कश्मीर का लोग जुड़ के ये यात्रा को यशस्वी करना, अच्छा करना, भगवान का आशीर्वाद पूरा देश को मिलना चाहिए, ऐसे मैंने मांग रखती हूँ। कश्मीर में शांति बनी और दुआ करेंगे कि बनी रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इस साल उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन जवाब भी मुंह तोड़ दिया। अब उसको उत्तर देने का काम हम किया है। कौन बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसको जरूर ये देश उत्तर देंगे। देश का 140 करोड़ लोग मिलके देंगे क्योंकि उसका नंबर बहुत कम है, देशभक्तों का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब मिलके करेंगे। पहलगाम से भी अच्छा खासा रश है आज। बहुत अच्छा रक्षा है, सरकार बहुत विस्तार से इसके लिए सोचा है। अच्छा व्हीकल पार्किंग का, आने का जाने का, एंड हमारा फौजी भी जुड़े हैं, हमारा कश्मीर पुलिस जुड़े हैं, इसलिए बहुत अच्छा तरीके से होगा। गवर्नमेंट ये यात्रा के साथ जुड़ी है, इसके कारण अच्छा होगा। आज पहले दिन मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पहलगाम में टूरिस्ट मारे गए वहाँ पे भी आज अच्छे इंतजाम है और श्रद्धालु, हाँ जरूर, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, दोनों जगह से लोग जा रहे हैं। इसका व्यवस्था भी सरकार किया, पुलिस कर रहे हैं, सब साथ मिलके करेंगे हम। मॉनसूनी बारिश का बात कर लेते हैं। मॉनसूनी बारिश लगातार जारी है, इसमें खासकर उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर थोड़ा बहुत असर भी पड़ता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि जो तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से आई हैं उन्हें देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि मौसम की तमाम चुनौतियों से यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी बखूबी निपट रही है। तभी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रही है। और यही नहीं, सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने वाले रास्ते में भी मौसमी दिक्कतें कम नहीं। ऐसे में यहां भी प्रशासनिक अमला यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़। अभी तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना। आस्था से भरी ये तस्वीरें उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के उत्साह को दर्शा रही हैं। मॉनसून भले ही राज्य में अपना असर जोरदार दिखा रहा है, लेकिन अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं का उत्साह के साथ अकेले बद्रीनाथ धाम पहुंचना मॉनसूनी बादलों के तेवरों को कम करने के लिए काफी है। बेशक चारधाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड जैसी दूसरी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक मशीनरी भी इन चुनौतियों से निपटते हुए चारधाम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दे रही है। जो भी सड़कें बाधित हो रही हैं उनको तुरंत एजेंसीज के द्वारा खोला जा रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जब भी कहीं मेजर स्लाइड आता है तो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका भी जा रहा है और जब मार्ग सुचारू सुगम हो रहा है तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। जहां बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, वहीं 4 मई से अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भले ही हेमकुंड साहिब की यात्रा चारधाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिखों के इस पवित्र स्थल पर हर साल पूरे जोश और आस्था के साथ दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं।
फिलहाल मॉनसूनी सीजन में मौसम यहाँ सुहाना बना है। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच गुरुद्वारा और सरोवर की खूबसूरती यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को आनंदित कर रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में रोजाना लगभग 2000 श्रद्धालु आकर मत्था टेक रहे हैं और अब तक 1,90,000 श्रद्धालु पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कर चुके हैं। मौसम की दुश्वारियां अलग हैं और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना उनके उत्साह, आस्था और भक्ति की अनुपम तस्वीर पेश कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के शौर्य की। भारतीय सेना को इसी महीने 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। इस साल के अंत तक अमेरिका से 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ जाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों के आने से सरहदों की हिफाजत और भी पुख्ता हो जाएगी। दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार। एक बार में 128 टारगेट पर निशाना। एक मिनट में 1200 राउंड फायर करने की क्षमता। हिंदुस्तान की वायुसेना का ये वो सिपह सालार है जिसकी ताकत से देश के दुश्मन घबराते हैं। अपनी घातक वार की तकनीक की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना फिलहाल ऐसे 15 अपाचे हेलीकॉप्टरों की मदद से सरहदों की हिफाजत में जुटी है, लेकिन बहुत जल्द भारत में इन अपाचे हेलीकॉप्टरों की खेप बढ़ने वाली है। 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसी महीने सेना को नए अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे। इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। सेना ने पिछले साल मार्च के महीने में जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टरों का एक स्क्वाड्रन स्थापित किया था। इस स्क्वाड्रन के लिए भारत ने 2020 में ही अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की थी। ये रक्षा सौदा करीब $600 मिलियन का था। डील के तहत जून 2024 तक भारत को 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलनी थी। कुछ तकनीकी दिक्कतों और सप्लाई में आने वाली परेशानियों की वजह से ये डिलीवरी लेट हो गई। अब उम्मीद है कि नए अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप इसी महीने में मिल जाएगी। बाकी 3 हेलीकॉप्टर इस साल के अंत तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। ये दुश्मनों की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। ये करीब 480 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं। आसमान में ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये एक बार में 128 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इनमें 30 mm की M230 चेन गन लगी है। ये गन 1 मिनट में 1200 राउंड फायर कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर से हेल फायर और स्ट्रिंगर मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। हेल फायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाली किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार में करीब 3 घंटे तक उड़ान भरकर लगातार हमला करने में सक्षम है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इसे युद्ध के हालात में एक अचूक हथियार बना देते हैं। इसके आधुनिक सेंसर दुश्मन के राडार को भी मात दे सकते हैं। अब सेना को नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से सरहदों पर हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी।
इन हेलीकॉप्टरों के दम पर भारत की सीमाएं एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हो जाएंगी। यह ऐसा सुरक्षा चक्र होगा जिसे तोड़ने की हिम्मत देश के किसी दुश्मन में नहीं है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम राइफल्स, जिसे उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, जो असम राइफल न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है बल्कि नागालैंड समेत उत्तर पूर्व के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार कर रही है। असम राइफल्स ने इस काम के लिए NIEDO यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO से हाथ मिलाया और अब तक 500 से ज्यादा बच्चों को नीट और जेईई के लिए चयनित कर चुके हैं। इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से बात की हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने। देखिए। असम राइफल न सिर्फ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही है बल्कि यहाँ के दूर दराज इलाकों के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी कर रही, खासतौर से उन्हें नीट और जेईई की तैयारी कराई जा रही है। ये बच्चे हैं जो इस वक्त इस ट्रेनिंग में जिनका सिलेक्शन हुआ है और अलग अलग संस्थानों में आने वाले दिनों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे। आप अपना नाम बताइए और किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली, कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, किस गाँव से आप आती हैं? My name is Livi. I came from Mon district, around 400 kilometers from here, and I'm from third page. Right now, I got a seat in IIT Madras, as well as my ongoing NIT counseling is going on. I'm from third page, and I currently took a 1-year coaching from this institute. तो IIT मद्रास में इनका सिलेक्शन हुआ। आप बताइए कि आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आप आई हैं? मैं नीडो का फोर्थ बैच हूँ और मेरा नाम वियोने जिमो है। जिनेबोलो डिस्ट्रिक्ट की हूँ और मेरा गांव लगभग 200 किलोमीटर दूर है कोहिमा से। और मैं नीट की कोचिंग करने के लिए यहाँ 1 साल के लिए आया हूँ और मेरा गांव का पहला डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो आपने गांव की पहली डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ जी। आप बताइए, आप किस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए अपने यहाँ पर आप आए? नाम क्या आपका? मेरा नाम ईवंका कन्याक है और मैं मोन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैंने 1 साल यहाँ पर नीडो में कोचिंग लेकर मैंने नीट क्लियर किया है। अभी मेरा काउंसलिंग फिलहाल के लिए तो नहीं हुआ है पर वेटिंग में है। क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप बताइए। My name is Mezilun Kamlak. I'm a NEET aspirant from Peran district. I am from the third batch. I'm still awaiting. Like all the NEET aspirant, we're still waiting for the result. And yeah. तो ये बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, जेईई का एग्जाम क्लियर, और कुछ हैं जैसे जो अब नीट और जेईई की तैयारी करें। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरी नाम एस्टर लुंगो है और मैं अंगामी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं दिहोमा विलेज से हूँ। मैंने इस सेंटर ज्वाइन 1 साल नीट कोचिंग के लिए किया है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने नीट और जेईई के एग्जाम क्लियर किए हैं, कुछ अब ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे और ये एक पहल है पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में। असम राइफल एक नेडो NGO के साथ मिलकर यहाँ के ऐसे बच्चे जो भविष्य में अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, कोहिमा। अब देखिए, महज 3 घंटे में दिल्ली टू जयपुर 67 किलोमीटर लंबे न्यू बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। ये हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। 1350 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे पर यात्रियों को कई हाईटेक सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इसके शुरू होने से आगरा जयपुर हाईवे का ट्रैफिक लोड भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। दिल्ली से जयपुर की यात्रा अब और भी सुखद और आसान हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा यानी 67 किलोमीटर लंबा जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। इस 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से जयपुर की दूरी अब केवल 3 घंटे में तय की जा सकेगी। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन के दौरान कोई भी टोल शुल्क वसूला नहीं जा रहा है। ट्रायल के दौरान अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 150 रुपए टोल लिया जाएगा। सभी इंटरचेंज पर टोल कलेक्शन पूरी तरह फास्टैग आधारित होगा, जिससे लोगों के समय की बचत होगी। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर 10 दिनों तक ट्रायल रन चलेगा।
इसके साथ अब बांदीकुई से जयपुर की दूरी इस एक्सप्रेसवे से केवल 25 से 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। पहले जयपुर जाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा तक जाना पड़ता था। एक्सप्रेसवे बन जाने से अब दौसा जाने की टेंशन खत्म हो गई है। लोग बांदीकुई के रास्ते सीधे जयपुर पहुंच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस 67 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण 1368 करोड़ की लागत से हुआ है। इस पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेसवे पर कुल 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिन पर गाड़ियां आसानी से चढ़ और उतर सकेंगी। यातायात से जुड़ी ये सौगात जयपुर के पर्यटन के लिए भी वरदान साबित होगी। यानी दिल्ली के रास्ते लोग आसानी से जयपुर पहुंचकर पिंक सिटी की सैर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर आपके काम की। ट्रेन के मुसाफिरों को टिकट बुकिंग और दूसरी सुविधाएं देने के लिए रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि ऐप पर बुकिंग, ट्रेन स्टेटस और शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और यही नहीं, इस ऐप के जरिए मुसाफिर सफर के दौरान खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। रेल मुसाफिरों के लिए सहूलियत की सौगात देने के लिए रेलवे ने रेल वन ऐप की शुरुआत की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इस सुपर ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए रेलवे ने रेल से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर यूजर्स को सुविधाएं देने की कोशिश की है। ये ऐप ट्रेन की टिकट बुकिंग करने से लेकर ट्रेन का स्टेटस और सफर के दौरान खाना ऑर्डर करने की सुविधा भी दे रहा है। दरअसल ये वही ऐप है जिसे फरवरी में स्वयं रेल ऐप के तौर पर बीटा वर्जन में पेश किया गया था और अब रेल वन इसी बीटा वर्जन का फाइनल वर्जन है। रेल वन ऐप में लॉगिन करने के बाद यूजर के पास हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा चुनने का विकल्प होगा। इस ऐप में रिजर्व टिकट बुक करने के साथ साथ अनरिजर्व टिकट बुक करने की सुविधा भी मौजूद है। यही नहीं, इस ऐप के जरिए प्लेटफॉर्म टिकट भी आसानी से लिया जा सकता है। रेल वन ऐप एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक जाने वाली सभी गाड़ियों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध करा सकता है। अपने टिकट का PNR स्टेटस जानना हो या फिर ट्रेन में अपनी कोच की पोजीशन जाननी हो, ये सभी काम इस ऐप के जरिए बेहद आसानी से किए जा सकते हैं। इस ऐप में ट्रैक योर ट्रेन का ऑप्शन भी मौजूद है, जो आपकी ट्रेन की लाइव लोकेशन बता सकता है। इसके साथ ही सफर के दौरान लजीज जायका ऑर्डर करने का विकल्प भी इस ऐप पर मौजूद है। ट्रेन के मुसाफिर सफर के दौरान आगे आने वाला कोई भी स्टेशन चुनकर उस स्टेशन पर खाने की डिलीवरी ऑर्डर कर सकेंगे। इस ऐप पर तमाम मशहूर रेस्टोरेंट के ऑप्शन भी मिलेंगे। यही नहीं, टिकट का रिफंड क्लेम करने और रेल मदद पर शिकायत करने में भी ये ऐप मुसाफिरों की मदद करेगा। इससे पहले टिकट बुकिंग के लिए IRCTC ऐप और शिकायतों के लिए रेल मदद ऐप अलग अलग इस्तेमाल करना होता था, लेकिन रेल वन ऐप मुसाफिरों को ये सारी सुविधाएं एक ही ऐप में मुहैया करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूरत के नील देसाई लोगों के एक मिसाल बन गए हैं। दरअसल 12वीं में 26 बार फेल होने के बाद भी नील ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में 80% वोटों से जीते 52 वर्षीय देसाई, जो अब सरपंच हैं, तालोद को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं और गांव वालों के लिए 27वीं बार 12वीं की परीक्षा भी देंगे। असफलता से सफलता का रास्ता बहुत दूर नहीं, बस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ऐसी ही सीख के बड़े उदाहरण हैं नवसारी के तलोद गांव के रहने वाले 52 साल के नील देसाई। नील देसाई ने 12वीं की परीक्षा में 26 बार फेल होने के बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली।
बार बार 12वीं सफल नहीं होने पर नील ने 10वीं के आधार पर ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया और पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो दूसरे कामों में लग गए। दरअसल बड़ा कमाल तब हुआ जब सरकार ने नियमों में बदलाव कर डिप्लोमा धारकों को डिग्री लेने की अनुमति दे दी। उसके बाद तो उन्होंने वीएस पटेल कॉलेज में रसायन विज्ञान में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर 2018 में उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली। मेरे स्कूलिंग था प्राइमरी स्कूल तलोद में, प्राथमिक शाला तलोद में ही हुआ था 1 से 4 तक। फिर 5 से 12 तक मैं पढ़ा था मंचेर जी एंड रतन जी टाटा स्कूल बिलीमोरा में। वहाँ मैंने 12th साइंस तक किया, 12th में फेल हुआ। फिर मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया वलसाड़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वलसाड़ से। फिर मैंने वहाँ से ख़त्म किया। फिर मैंने खुद का अपना जॉब किया, बिजनेस किया। बाद में 2005 में ऐसा ऑर्डिनेंस है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से कि दोज हु आर डिप्लोमा आर एलिजिबल फॉर बीएससी। तो फिर मैंने FY BSc में एडमिशन लिया जब मैं 33 साल का था। फिर मैंने वहाँ से BSc ख़त्म किया, MSc भी VS पटेल कॉलेज ऑफ बिलीमोरा में ख़त्म किया। फिर MSc तक यहाँ पढ़ा। 1 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया MSc करने के बाद। फिर मैंने PhD की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी उका तरसाड़ी यूनिवर्सिटी से, वहाँ से पास हुआ। वहाँ से मैंने PhD ख़त्म किया। डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के साथ ही नील ने पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल की। वो फिलहाल तलोद गांव के सरपंच हैं और गांव के विकास में पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन 12वीं पास करने की जिद उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी है। वो 27वीं बार परीक्षा में बैठेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार कामयाब जरूर होंगे। नील देसाई ऐसे लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है जो एक हार से उम्मीद खो बैठते हैं। नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।